वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, हेल्थ के हवाले से सेगमेंट खासकर डिज़ाइन किया है उन अफराद के लिए, उन लोगों के लिए जो कि अक्सर दर्द का शिकार रहते हैं। कौन सी दर्द? कमर की दर्द, पट्ठों की दर्द, आसाबी कमज़ोरी। ये सब जो दर्दें हैं नाज़रीन, ये विंटर्स में अक्सर लोगों को ट्रिगर कर जाती हैं, यानी कि जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। और आपने अक्सर ये सुना होगा कि आज से कई साल पहले जनाब चोट लगी थी या गिरे थे और कमर की दर्द आई या जिस्म के किसी भी और हिस्से में तकलीफ आई, लेकिन एवरी टाइम विंटर्स में ट्रिगर कर जाती है और फिर कई महीने तक रहती है। अब चूंकि मौसम तब्दील हो रहा है लेकिन दर्द की जो नौयत है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और ख़ासकर वो ख़वातीन जो कि ज़्यादा वज़न होने की वजह से घुटनों की दर्द की शिकायत में मुब्तला रहती हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं, तारुफ करवाते चलूँ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दी तो तकरीबन जा चुकी है लेकिन जो दर्दें हैं वो जाने का नाम नहीं ले रही और सबसे जो कॉमन पेन है वो कमर की दर्द में तकरीबन हर दूसरा बंदा शिकायत करता हुआ दिखाई देता है। इसके रीजंस, कॉजेस और ट्रीटमेंट के हवाले से मैं चाहूँगी आप बताएं। अच्छा, पहले आपने सर्दियों की दर्दों के बारे में बात जी। अच्छा, ये मेडिकली प्रूवन फैक्ट है। होता ही है कि जितने हमारे जोड़ हैं उनके अंदर एक लुब्रिकेशन मटेरियल होता है जो जोड़ों को चलाता है। ठीक। सर्दियों में ये होता है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है, ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होती है, तो उसके मुताबिक जो मटेरियल है वो जमना शुरू हो जाता है। ठीक। जब वो मटेरियल जमनेगा तो वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो पेन शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ ए फैक्ट कि अगर आप अपने आप को वार्म रखें, मूवमेंट करते रहें, वो जो मूवमेंट जैसे गाड़ियों में मोबाइल है, जब वो मूव करता रहेगा तो दर्दें भी कम होगी, फ्रिक्शन भी कम होगी और आपके मसल्स भी आसानी से मूव करते रहेंगे और उनमें भी पेन नहीं होगी। तो चूंकि मर्द ख़वातीन की जो एक्टिविटी है वो विंटर्स में कम हो जाती है, तो इसकी वजह से ये एक रीज़न आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये वैलिड रीज़न है। अच्छा, इसी को अगर हम आगे लेके चलें तो यही वजह कमर के दर्द की भी सर्दियों में बन जाती है। ठीक है। पट्टे खिंचना शुरू हो जाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू समर्स वो कम हो जाती है। हम बाहर नहीं निकलते, हम घर में बैठे रहते हैं, ठंड लगती है और फिर सबसे ज़्यादा जैसे ही सर्दी लगती है, ठंडी हवा लगेगी तो मसल स्पैज़म हो जाएगा, पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाएगा, वो दर्द मज़ीद ऐड कर देते हैं। सो सर्दियों में हमारे पास पट्टों की दर्दों के, कमर की दर्द के, घुटनों की दर्द के, जोड़ों की दर्द के बहुत पेशेंट्स आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ख़वातीन ही ज़्यादातर कमर की दर्द की शिकायत करती हुई दिखाई क्यों देती हैं? आपके पास जो फैक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? ये दोनों लोग हैं, ख़वातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं। मेन रीज़न इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज और इम्प्रॉपर डाइट। आप ये देखिए कि सर्दियों के अंदर हम हर वो मुरगन चीज़, हर वो तली हुई चीज़, हर वो फ्राइड चीज़ ले लेते हैं जो कि शायद गर्मियों में हम खाएं भी ना, और फिर हमारी सर्दियों की एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ फार लेस, बहुत कम है गर्मियों की निस्बत। इसीलिए वो दर्दें ज़्यादा होती हैं, महसूस भी ज़्यादा होती हैं और ये चुभती भी ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ख़वातीन, ख़ासकर बड़ी उम्र की ख़वातीन, घुटनों का दर्द रहता है, किसी को नी इंजरी भी रहती है, लेकिन वो भी एक पूरा साल अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लोग उस तकलीफ़ में दिखाई हमें देते हैं। किस तरह से इसे हील किया जा सकता है या दर्द की नौयत को कम किया जा सकता है? कुछ लोगों को तो सेवरल ट्रीटमेंट्स के बाद भी राहत नहीं मिलती। असल में दर्द की वजह जाननी ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको बोन जोन की, जो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, दो हड्डियों के दरमियान गैप कम हो जाता है जिसकी वजह से हड्डी से हड्डी टकराती है तो दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है। यंग लोग जो आते हैं उनको मोस्टली मस्कुलर इंजरीज होती हैं, घुटना ट्विस्ट कर गया, एड़ी वाली जूती पहन ली, सीढ़ियों से पाँव फिसल गया, गाड़ी में उतरते, रिक्शे पे चढ़ते उतरते हुए, बाथरूम में आते जाते पाँव मुड़ गया, जिससे दर्दें शुरू होगी। सो उस चीज़ को डायग्नोज करना ज़रूरी है कि क्या ये पट्टे की दर्द है, चाहे किसी मसल की दर्द है या ये हड्डी की दर्द है। ठीक है। और तमाम की तमाम ट्रीटेबल है। अच्छा, इनका इलाज किया, जी बिल्कुल है। तमाम ट्रीटेबल है, इलाज किया जा सकता है या कम से कम उस दर्द को डिले किया जा सकता है, उस प्रोसीजर को जो कि एंड करता है जाके घुटने रिप्लेस करने के ऊपर। हम पेन मैनेजमेंट वाले लोग जो हैं हम इसको पहले डायग्नोज कर सकते हैं, चाहे एक्सरे करें, चाहे अल्ट्रासाउंड करें, चाहे हम उसका MRI कराएं। देन यू नीड टू फाइंड, अगर आपको ये पता चल गया कि अगर एक पट्टे में दर्द है तो सारे पट्टे का इलाज, सारे घुटने का इलाज करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ उस एक मसल को ट्रीट करें, पेन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, हड्डी के दर्द की बात कर लेते हैं। अगर ये किस रीज़न की वजह से हड्डियों का जो भुरभुरापन जिसको आप कह रहे हैं, ये किन रीज़न्स, वजूहात की वजह से होता है? और ये बड़ा कॉमन है इन पाकिस्तान।
ये मेरे ख्याल है हर दूसरी खातून जो है वो इसमें है, फीमेल, वो इसके अंदर है। तो मर्दों की निस्बत ख़वातीन में इसके बढ़ने की वजह बाहर कम निकलना, धूप में कम जाना, फिजिकल विटामिन डी की डिफिशिएंसी, विटामिन डी की डिफिशिएंसी, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज होना, दूध का कम इस्तेमाल करना, डेयरी प्रोडक्ट्स कम लेना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो इसमें ऐड करती हैं। ठीक है। और उससे होता क्या है कि जो खातून है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जाती है, उसके पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसको छोटी छोटी चीज़ों पे दर्दें शुरू हो जाती है। और हम उस दर्दों का इलाज भी नहीं करते, इलाज भी हम करते हैं खुद अपनी तरफ से, कभी एक गोली खा ली, कभी दूसरी खा ली, कभी तीसरी खा ली, अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंट हो जाती है। और कॉज ऑफ पेन को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, गोलियां खाने से तो सिर्फ दर्द का आराम आएगा। घर में जिसको हमने बहुत ही अपनी फ्रेंडली एक टैबलेट बनाया हुआ है, पैनाडोल हम हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ी सी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ होती है तो हम उसका बेजा सोचे बगैर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे तकलीफ है उस इलाज के लिए एफर्ट नहीं की जा रही है। सो इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं डॉक्टर साहब, अगर इसको इनिशियली पकड़ लिया जाए और वहीं पे इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ली जाए तो आफाका हो सकता है। देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि आप ट्रीटमेंट तो ज़रूर करें, लेकिन उस कॉज को भी तो रिमूव अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अगर आप कॉज रिमूव कर देंगे, अगर आप विटामिन डी की अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेंगे, धूप में चले जाएंगे, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, तो जो दर्द की वजह वही ख़त्म हो जाएगी। जब दर्द की वजह ख़त्म होगी तो फिर किसी पैनाडोल की भी ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ी सी कोशिश से, थोड़ी सी एफर्ट से की जा सकती है। अगर अपने बच्चों को ट्रेन कर दें, अपनी बच्चियों को ट्रेन कर दें, जिनकी शादी नहीं है उनको ट्रेन कर दें, बुजुर्गों को बता दें भाई आपने अपनी लाइफस्टाइल कैसे करनी है, तो अक्सर दर्दें आपकी ठीक हो सकती हैं। क्या क्या तब्दीली हम लेकर आ सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में और किस तरह से? एक तो ये जितनी तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, इनको खाना बंद करें, थोड़ी सी एक्टिविटी रखें, खाने सोने का टाइम बेहतर करें, वॉक बेहतर करें, सोने बैठने और खड़े होने का पोस्चर ठीक करें। अच्छा। खास तौर पे जो कमर की दर्द वाले लोग हैं, गर्दन की दर्द वाले लोग हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनको सबसे पहली हमारी हिदायत ये होती है कि आप अपनी कमर को सीधा रखें, अपनी ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट, अपनी गर्दन को सीधा रखें, आपकी आधी से ज़्यादा दर्दें नहीं होंगी, वो आपको शायद हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, स्लीपिंग पोस्चर की आपने बात की डॉक्टर साहब, स्लीपिंग पोस्चर किस तरह से होना चाहिए? अक्सर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जिस पोस्चर में यू फील कंफर्टेबल उसमें ही आपको सोना चाहिए, तो इसमें सही और गलत कैसे फैसला करना है हमें कि कौन सा बेहतर है हमारे लिए? वो ऐसे फैसला करना है कि हमारे पास बेशुमार लोग, ख़ास तौर पे यंग लोग आते हैं जो सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं पीछे 4 तकिए रख के जी, वो फ़ोन उनके हाथ में होता है या लैपटॉप उनकी लैप में होता है और रात को उसी तरह सो जाते हैं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न जो पीछे पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ये होगा ये कि वो मुस्तकिल हो जाएगा। अच्छा। वो चेंजेस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो फिर आसानी से रिमूव ही नहीं होती। तो अगर हम शुरू से अपने सोने का पोस्चर बेहतर कर लें, जो एक तकिया या जो भी हमें सूट करता है, जो पोस्चर हमें सूट करता है उसको रखें। फिर बेड है, ये बहुत ज़रूरी है, लोगों के मैट्रेस बहुत ज़रूरी है। हम इस बात के कायल हैं कि आपका मैट्रेस बिल्कुल फटे या तख्ते या फर्श की तरह नहीं होना चाहिए और इतना नरम भी नहीं होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल यूं अंदर चली जाए। जैसे आपको याद है हमारे बचपन में हम उसको तलाइयाँ कहते थे, वो चीज़ें होती थी, नवार वाले पलंग होते थे जो आपको सीधा तो रखते थे बट दे हैव सर्टेन कुशन इन दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिकेटेड बेड्स आते हैं वो भी बाज़ औक़ात इजीली अवेलेबल भी हैं बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन वी डू नॉट यूजुअली रिकमेंड देम बिकॉज दे आर टू हार्ड। एक बंदे को दर्द शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाए, जो उसके साथ बेचारा सो रहा है उसको शुरू हो जाएगी, उसको तकलीफ बढ़ जाएगी। अच्छा, तो यही वजह है कि हमारा जो मैट्रेस का भी इंतखाब है या जो हमारा जो स्लीपिंग पोस्चर है या जो हमारी बैड हैबिट्स हैं उसकी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हम अक्सर थकावट का शिकार रहते हैं। जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, नींद ठीक तरह से नहीं आई, गहरी नींद नहीं आई, तो फिर यही होगा। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले टाइम पे सोएं तो सही, टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें, देन इट इज़ ट्रीटेबल, देन आपकी सुबह भी बेहतर होगी, आप अच्छे भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। बाकी हम बात कर रहे थे कमर के दर्द के लिए। कमर के दर्द के लिए मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो सियाटिका के साथ आते हैं। अच्छा। जिनकी डिस्क स्लिप कर जाती है, वो फिर चलते हैं तो उनको एक साइड पे या टांग सुन होने शुरू हो जाएगी, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, जैसे किचन में लोग खड़े होते हैं, और इसके अलावा ज़मीन पे बैठना मुश्किल हो जाएगा, नमाज़ पढ़नी मुश्किल हो जाएगी, ज़मीन वाला
वॉशरूम इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा और सुबह सो के उठना मुश्किल हो जाएगा। सो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट साइंस के इनको या तो नर्व कंप्रेस हो रही है विच इज़ कॉजिंग पेन। अब इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इसको हम पहले डायग्नोज करते हैं, मोस्टली MRI कराते हैं, आपको पता चल गया डिस्क है तो उस डिस्क की सर्जरी की आमतौर पर ज़रूरत नहीं है। वी हैव प्रोसीजर जो हम डिस्क के अंदर प्रोसीजर करते हैं 5 से 7 मिनट का, आधा घंटा रेस्ट कराते हैं, उसके बाद पेशेंट को बगैर बेहोश किए बगैर सुन किए घर भेज देते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ अ प्रोसीजर जिसको हम न्यूक्लियोप्लास्टी कहते हैं। ये एक ओजोन थेरेपी होती है, इसमें डिस्क के अंदर वो प्रोसीजर होता है। सो इसका कोई साइड इफेक्ट नुकसान नहीं। सो पेन मैनेजमेंट में लेकिन डॉक्टर साहब जिस शटिका की आप बात कर रहे हैं इसके अगर हम रीजंस की या कॉजेस की बात करें तो ये ट्रिगर कैसे किया? ट्रिगर बैड पोस्चर, ओके। इसके अलावा कोई वजन उठा लिया, इसके अलावा जिम में भी कुछ इंजरी हो सकती है। जी बिल्कुल, जिम में मोस्टली यंग्स को तो जिम में होती है, या वो लोग जैसे रिक्शे पे सफ़र किया, टिंगसी पे किया, मोटर बाइक पे किया, जब आपका एंगल ठीक नहीं होगा तो फिर आपको दर्दें शुरू हो जाएंगी। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न या गलत तरीके से वेट उठाना है या कोई जिम है और या फिर एज के साथ बाजू का। मैं अक्सर बात करती हूँ कि जब भी आप लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, वर्जिश कर रहे हो, तो आप कोशिश करें या एहतियात बरतें कि किसी ना किसी एक्सपर्ट या फिटनेस एक्सपर्ट की जो उनकी रहनुमाई में या उनके साथ अपनी ट्रेनिंग करें, ताकि कितना वेट लेना है, किस मसल पे ज़्यादा स्ट्रेन ना आ जाए। क्योंकि जिम जाने की वजह से मर्द और ख़वातीन की जो इंजरीज़ हैं डॉक्टर साहब आए रोज़ में इजाफा देख रहे हैं, कभी एंकल में, कभी नी में, कभी शोल्डर में। सो ये बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें जो की पॉइंट है ना, जो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि किसी एक्सपर्ट के बगैर आप जिम ना करें, लेकिन जो की पॉइंट है दैट इज़ वार्म अप एंड वार्म डाउन। अब जाते साथ ही 40 किलो या 60 किलो का वजन नहीं उठा सकते। आपको पहले अपने आप को वार्म अप करना है ताकि आपकी बॉडी रेडी हो जाए कि मैंने आज ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इतने रेप्स लगाने हैं और इतना काम करना है। और उसके बाद आप ऐसा ऐसा शुरू करेंगे तो इंजरी नहीं होगी, प्लस एंगल ठीक होगा तो इंजरी नहीं होगी। और इसी तरह जब आप जिम ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज जो आप उसको आपने वार्म डाउन भी करना है, तो इस तरह से एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर शाह साहब बताएगा, अक्सर मर्द ख़वातीन आपको भी शिकायत करते हुए दिखाई देंगे पैरों का, टांगों का सुन्न हो जाना, ये भी इसी से रिलेट करता है या इसकी कोई अदर रीजंस हैं? इसकी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी दूसरी रीजंस हैं, यानी वो लोग जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है और जिनको ब्लड प्रेशर है, उन लोगों की अक्सर टांगें सुन रहती हैं। लेकिन बिकॉज अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज़ के साथ जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो अंदर नर्व्स हैं और खून की नालियाँ हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और खून, जिसकी वजह से सुनपन शुरू हो जाएगा, चुंटियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। जब खड़े होंगे तो उनको महसूस नहीं होगा कि मेरी जो टांग है वो किधर है, मेरा बाजू, मेरी जो पाँव है वो किधर है, उंगलियों में कोई चीज़ तो नहीं चुभ रही है। ये अगली स्टेज है। लेकिन उसमें सुनपन की एक रीज़न जो हम हिस्ट्री से देखते हैं, सियाटिका के अगली जो एंड है वो भी सुनपन पे आता है और उसमें भी टांगें सुन होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसको आप डायग्नोज कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब हम सियाटिका और कमर दर्द की भी खासकर बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको चुक भी कहा जाता है, बड़ी स्वेयर होती है, जो लोग नहीं जानते उनकी भी हम रहनुमाई यहाँ पे कर दें। एक चीज़ जो कि मैंने बड़ी कॉमन ऑब्जर्व किया, आई एम श्योर आपने भी की होगी, हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो घरों में ही डोमेस्टिक हेल्प जो होती है उनसे मसाज करवा रही होती हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि किस मसल पर कितना प्रेशर देना है, और बस उसके बाद जो एंड रिज़ल्ट होता है वो सियाटिका या कोई भी नर्व आपकी जो है वो स्ट्रेन में आ जाती है और उसकी बहुत ज़्यादा पेन भी होती है। मसाज करवाना और सियाटिका पेन हो जाना ये भी बहुत कॉमन है, गलत तरीके से जो मसाजेस हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अब 2 हिस्से करें। ख़वातीन कराती हैं मसाज और जो बंदे हैं वो कराते हैं मालिश। ठीक है। ये जो हमारे वो अक्सर शहरों के अंदर बाहर वो खड़काते फिरते हैं, बिल्कुल। वो जो मालिश वाले हैं वो बाज़ औक़ात इस किस्म के झटके लगाते हैं कि हमें ये लगता है कि किसी ने इनको पकड़ के मारा है इतनी ज़ोर से। ज़ोर लगाना मालिश करना नहीं है। यही हाल उन ख़वातीन और उन दाइयों का है जो घरों में आती हैं। वो तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको उन दाइयों ने टांगों से मारा होता है, और स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसीज बहुत केसेस ऐसे हैं। उसमें होता है कि पेशेंट को तो इंजरी हो जाती है, उसको तो पता भी नहीं चलता उसको क्या हुआ है, और वो इंजरी बाद में लोग फिर भुगतते फिरते हैं। आप कभी थाईलैंड जाएं तो वहाँ पे आप देखें कि लोगों ने इस मसाज के अंदर ग्रेजुएशन भी की हुई है और मास्टर्स भी किया हुआ है। इतना ये डेलिकेट सब्जेक्ट है और इतना ये ज़बरदस्त चीज़ है, अगर प्रॉपर तरीके से कराया जाए तो इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। तो आपकी जो भी आपके काम करने वाली है, आपको जो मसाज करने वाली है,
अगर तो वो ट्रेंड है तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट इफ़ वो ट्रेंड नहीं है, उसको पता नहीं है, तो उल्टा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और यही बात उन मालिश करने वाले हजरात की है जो बाहर हमारे अक्सर गली मोहल्लों में फिरते हैं। अगर उनको कुछ ट्रेनिंग है, कुछ पता है, तो फिर तो ठीक है। ये तो आपकी दर्दों में 3 गुना इजाफा कर सकते हैं, और वो इतना इजाफा कर सकते हैं बाद में डॉक्टर से भी वो ठीक नहीं होती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में दर्द का हो जाना और कब थेरेपी करवाना, ये किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है? देखिए, आजकल के मौसम में अगर आप अपने आप को वार्म रखें, अपना टेम्परेचर ठीक रखें, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत सारी जगहों के ऊपर मसाज कराने की और बहुत सारी दवाइयाँ लेने की और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स कराने की। हाँ, आपने अपने सारे टोटके आजमा लिए, आपने दवाई भी ले ली जो आपने मशहूर एक नाम लिया, आपने रेस्ट भी कर लिया, आपने कोशिश भी कर ली कि मैं ठीक हो जाऊँ। अगर नहीं हो रहे, दैन दिस इज़ द टाइम व्हेन टू सी प्रोफेशनल कि आपको वजह क्या है दर्द की। क्योंकि हम में और बाकी में फ़र्क ही है, वी ट्राई टू फाइंड द कॉज। ठीक, अगर आपको कॉज पता चल जाएगी तो दवाई तो कोई भी दे देगा। जब आप कॉज ट्रीट कर देंगे तो दर्द की जड़ खत्म होगी, तो दर्द खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जरा मसल इंजरी की बात कर लेते हैं या मसल पेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा मौजूद है, थोड़ी सी खुनकी है हवा में। जिस्म के जिस हिस्से में दर्द हो रहा है उसको वार्म रखना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे घरों के टेम्परेचर डिफरेंट हैं, जब हमने बाहर जाना है तो हम उस तरह से लेयरिंग का ख्याल भी नहीं करते, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि जो पेन है वो ट्रिगर हो जाती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, इसमें एक जो की है ना, वो ये याद रखें कि आपने अपने आप को गर्म रखना है। मींस आपने अपने कपड़े पहन के अपने आप को गर्म रखना है। कमरा गर्म रखने से बात हल नहीं होगी, क्योंकि जब आप खुद वार्म रहेंगे तो बॉडी टेम्परेचर आपका बेहतर रहेगा। आप बाहर भी चले जाएंगे तो आपको तंगी नहीं होगी। अब लेकिन अगर आपका कमरा बहुत गर्म है, गाड़ी बहुत गर्म है, ऑफिस बहुत गर्म है, मोमेंट यू गो आउट, जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है ये स्पैज़म कर देगा, पट्टों का खिंचाव कर देगा, वो दर्दें भी शुरू हो जाएगी जो पहले कभी भी नहीं थी। इसीलिए मैं अपने तमाम पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आपके घर की जो सबसे कीमती चीज़ होगी वो किचन के बाद आपका बाथरूम है, लेकिन घर का सबसे ख़तरनाक पोर्शन भी वही है। बिल्कुल, जो कि सबसे आप गर्म कमरे में गर्म रज़ाई से उठ के उस जगह पे जाते हैं जो घर में सबसे ठंडी चीज़ है, और जो पहना होता है उसको भी उतार देते हैं। सो दैट सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी लीथल। आप आजकल देखें जितने हमारे स्ट्रोक्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, फालिज के अटैक्स हैं, पेन्स हैं, ये सारी की सारी सुबह फजर के वक्त और इसके इर्द गिर्द होती हैं, बिकॉज सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से ये ट्रिगर हो जाती है। सो वार्म रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को भी वार्म रखना ज़रूरी है और अपने एनवायरनमेंट को भी वार्म रखना ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, जिन स्ट्रोक्स का आप जिक्र करें, इसकी क्या रीज़न है कि ये विंटर्स में बढ़ जाते हैं केसेस और नंबर्स? इसलिए बढ़ जाते हैं कि एक तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है, विंटर में पानी कम पीते हैं, ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है। वो जो थिक ब्लड है उसके क्लॉट्स बनते हैं, जब वो क्लॉट चाहे हार्ट में जाए चाहे वो ब्रेन में जाए, वो दोनों सूरत में स्ट्रोक कर सकता है। सो पानी का इस्तेमाल प्लीज़ ज़रूर रखें। और आजकल एक और चीज़ जो हम हर घर में अपने आप को समझते हैं जी हमने बड़ी काम की चीज़ लगवा ली है, ये इन्वर्टर्स हैं। ठीक है। इन्वर्टर में क्या होता है कि ड्राई एयर है सारी, जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, जो बॉडी के अंदर जो समझने के जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक ह्यूमिडिफायर होता है, वो ज़रूर रखें। और जो बंदे इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, हीटर इसके, उनको ज़रूर पानी की मिकदार अपने जिस्म में ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि ब्लड थिक ना हो, उसके क्लॉट ना बने, और जब क्लॉट बनेंगे दैट कैन कॉज स्ट्रोक एंड इवन दैट कैन कॉज डेथ। बहुत सारी चीज़ें चूँकि आपस में कनेक्टेड हैं। आपने जो है इन्वर्टर हीटर्स का भी जिक्र किया, हमारे जो रूम टेम्परेचर्स हैं, फिर जो आउटडोर टेम्परेचर है वो टोटली डिफरेंट है। ऐसे में हमने कमरों को बंद किया हुआ है, अपनी लेयरिंग हमने उस तरीके से नहीं की हुई है, कमरे हमारे घर ड्राई हो रहे हैं, वाटर इनटेक हम नहीं कर रहे हैं। जो इंडोर प्लांट्स हैं वो भी हेल्प आउट कर सकते हैं हमारे घर की जो फ़ज़ा है उसको बेहतर करने में। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी नमी है, उनके अंदर भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रही है, सो दे कैन हेल्प यू लॉट। जितने प्लांटेशन होगी, जितनी ग्रीनरी होगी, ये बेहतर हेल्प कर सकती हैं, तमाम सूरतों में हेल्प कर सकती हैं, ये ज़रूर होने चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मसल की सोजिश का हो जाना या कहीं पर इन्फ्लेमेशन का हो जाना, इसकी क्या रीज़न है और ये भी बहुत पेन कॉज करती है? जितने मसल स्पैज़म में चले जाएंगे, खिंचाव में चले जाएंगे, उतनी आपकी दर्दें बढ़ती जाएंगी। इसलिए मसल्स का रिलैक्स होना ज़रूरी है। और ये जो सोजिश होती है, बेसिकली सोजिश भी एक मसल के खिंचाव की एक किस्म है। ठीक, जैसे अभी आपने चुक का जिक्र किया, वो भी पट्टों का खिंचाव ही है एक अदद, और उसको अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, टाइम पे मसाज करा लें, हल्की सी दवाई ले लें, दैट कैन बी ट्रीटेड। और बाज़ औक़ात ये चुक से मुराद शैटिका में जाके एंड होती है। ठीक, फिर इसके अलावा हमारी कमर महीनों रहती है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, हमारी कमर में सिर्फ एक डिस्क सी नहीं है और जॉइंट्स भी हैं,
जिसको हम SI जॉइंट कहते हैं, हिप जॉइंट है, ये किसी की भी पेन हो सकती है। तो हम पहले बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि हम ट्रीट ही गलत जॉइंट को करते रहते हैं। अब आप जो मर्ज़ी करते हैं, जब आप प्रॉपर जगह पे ट्रीट ही नहीं कर रहे वो ठीक कैसे होगा? ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि सर्दी है और फिर आगे गर्मी भी आएगी, कोल्ड वाटर थेरेपी और हॉट वाटर थेरेपी, ये 2 डिफरेंट थेरेपीज़ जो हैं, ये एक ही तरह के मसले को ट्रीट करने के लिए काम आती है? ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सी है, स्पेशली अगर हम मसल पेन की बात करते हैं? अब आप ये रूल एक छोटा सा याद रख लें जी। जहाँ पे सोजिश है जी, वहाँ पे आपने हमेशा ठंडा चीज़ लगानी है, चाहे वो पानी है, वो कोल्ड वाटर थेरेपी है, ठीक है, या आइस है, ठीक है, जहाँ पे सोजिश सोजिश है, है, ठीक याद रखें। और जहाँ पे खिंचाव है हम्म, वहाँ पे आपने गर्म चीज़ लगानी है। अगर सोजिश वाली जगह पे गर्म चीज़ लगाएंगे तो उसके अंदर सोजिश बढ़ जाएगी, और जहाँ पे स्पैज़म है वहाँ पे आप गर्म चीज़ लगा सकते हैं। मसलन घुटने हैं, घुटने में अगर आपको महसूस हो रहा है कि स्वेलिंग है तो वहाँ पे कभी भी आप गर्म चीज़ नहीं लगाएं, क्योंकि अगर वो स्वेलिंग है तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी। उसके अंदर आप ठंडी चीज़ लगाएंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। या आपको महसूस हो कि मेरे पट्टे खिंच गए हैं, वहाँ पे आप वार्म कोई चीज़ लगाएंगे, चाहे वो बॉटल है हमारी, या वो थेरेपी है, या वो वार्मर्स मिलते हैं, वो आपको हेल्प ये करेंगे। तो आपने बहुत ही हेल्प आउट कर दिया हमें समझाकर और बताकर। अच्छा डॉक्टर, अक्सर लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको नमाज़ पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत या तकलीफ़ होती है, अक्सर आवाज़ आती है कि हमने जब सजदे की हालत में जाते हैं तो उनकी हड्डी में से या कुछ जब आप मूव करते हैं आपकी बॉडी में से तो वो एक ख़ास आवाज़ बनती है। ये किस तरफ इंडिकेट कर रही है? ये नॉर्मल है या ये भी कुछ अलार्मिंग साइन है? देखिए, कोई भी आवाज़ जो है जो नॉर्मली नहीं आती वो नॉर्मल तो नहीं है। सो वो बाज़ औक़ात एज के साथ होती हैं, और बाज़ औक़ात आपके मसल्स बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलती। उसमें सिर्फ ये है कि वो अपनी एक्सरसाइज ठीक रखें, और एक बात याद रखें कि बड़ी एज के लोगों को ये चाहिए कि जहाँ तक वो उनको लगे कि मेरा मसल इससे आगे जाने में मुझे तकलीफ हो रही है, घुटनों में अक्सर ना करें। घुटनों की तकलीफ अक्सर दिखाई देती है। अगर आपको लगता है कि मैं घुटनों में मेरी इतनी जान नहीं है कि मैं सजदा कर सकूं, या मैं खड़ा हो सकूं, या ज़मीन पे बैठ के उठ सकूं, तो उनको रेस्ट दें, ये ना करें। ताकि इससे पहले कि कोई ऐसी इंजरी हो जाए जो ठीक भी ना हो, तो बेहतर उसको थोड़ी देर रेस्ट दे लें, और उसके बाद फिर आप कुछ अरसे बाद आप सजदा भी कर सकेंगे, चल फिर भी सकेंगे। लेकिन वॉक करना, उन मसल्स को लुब्रिकेशन में रहना, उन मसल्स का मजबूत रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे मैं अक्सर एड्स देख रही थी, और घुटनों की तकलीफ़ के लिए ख़ासकर बहुत सी किस्म के डिफरेंट जो हमारे ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं वो सेल किए जा रहे थे। जो हर्बल ट्रीटमेंट हैं वो बहुत सारी की जाती हैं, घरेलू टोटके जो हैं लोग अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल के पास भी कम जा रहे होते हैं या जा भी रहे होते हैं, तो साथ साथ दूसरी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो चल रही होती हैं। मेडिकल साइंस क्या कहती है कि कौन से ऑयल्स जो हैं वो वाकई ही घुटनों की दर्द में राहत का बायस बन सकते हैं? इसमें देखिए, छोटी सी चीज़ है, ये तमाम के तमाम ऑयल जो हैं ये सपोर्टिव हैं। ठीक है, मुकम्मल इससे ये थेरेप्यूटिक नहीं है, ये इलाज नहीं है, दे आर ए गुड सपोर्ट। जैसे आप ऑयल से मसाज कर सकते हैं, वो एब्जॉर्ब भी, जैसे जैतून का तेल है वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बाज़ औक़ात सरसों का तेल से भी मसाज करते हैं, दैट कैन हेल्प, बट दे आर ऑल सपोर्ट। ये फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, अगर आपके मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, आपकी मूवमेंट आसान हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि ये इलाज नहीं है, क्योंकि इलाज इसलिए नहीं है कि वो कॉज का पता नहीं चल रहा, कॉज जो कॉज होगी उसका इलाज होगा ना। तो कॉज के लिए से हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, MR भी करते हैं, मैंने बताया एक्सरे भी करते हैं। आप कॉज देखें और उसके बाद उसका इलाज करें। ये तो हर चीज़ का एक ही इलाज है, तेल लगाओ ठीक हो जाएगा, इट कैन हेल्प इन द मूवमेंट, लेकिन ये मुकम्मल वो कहते हैं ना कि वो जो एक एडवर्टाइज भी कर रहे होते हैं कि मुकम्मल निजात, तो वो इससे मुकम्मल निजात नहीं हो सकती, वो तो आपको एक्सपर्ट या डॉक्टर की हेल्प से ही हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो कि दिन भर दफातर में काम करते हैं, कंप्यूटर वर्क है और अक्सर झुक के जिनको काम करना पड़ता है, उनको भी जो उनके नेक के और जो ये शोल्डर के मसल हैं अक्सर थकावट और तनाव का शिकार रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनको भी यही चाहिए कि ये थोड़ा देर बाद उठें, चलें फिरें, चक्कर लगाएं और आके बैठ जाएं। अच्छा, आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब किसी गोरे के मुल्क में आप जाएं तो 2 चीज़ें उन्होंने पक्की की होती, चाहे औरतों ने वहाँ पे स्कर्ट्स पहने हो, मर्दों ने शॉर्ट्स पहनी हो, लेकिन उनके पाँव और उनकी गर्दन, ये 2 चीज़ें कवर्ड होती हैं। तो अगर आप ये 2 चीज़ें कवर्ड रखें तो ठंड नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी तो सारा खिंचाव नहीं होगा। फिर मेरे पास जो ख़वातीन ज़्यादा आती हैं वो आती हैं जो गर्दन के नीचे वाले पट्टे हैं उनमें दर्दें होती हैं, जिसको हम फाइब्रोमाइल्जियाज कहते हैं। इसीलिए उनको दर्द ऐसी शदीद होती है क्योंकि काम नहीं होता, किचन का काम नहीं होता, और फिर खातून वैसे ही
गुस्से में रहती है हर वक्त, क्योंकि उसको चिड़चिड़ापन हो जाता है। चिड़चिड़ापन, क्योंकि जब खुद उसको दर्दें हो रही हैं जो किसी अल्ट्रासाउंड में, किसी ब्लड के टेस्ट में, किसी एमआरआई में आ ही नहीं रही हैं, तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि जब तुम्हें है कुछ नहीं तो तुम ये क्यों दर्द दर्द हर वक्त करती रहती हो। बट दिस इज़ ए फैक्ट, उसका हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। अंदर पट्टों में खिंचाव हो जाता है, उसके ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं एंड द पेशेंट गेट्स बेटर। सो हर खातून जो रोला डाल रही है बेचारी कि मुझे तकलीफ है, ज़रूरी नहीं कि वो शोर काम करने से अपनी जान छुड़ा रही हो, उसको वाकई दर्द हो भी सकती है, इसका इलाज भी हो सकता है। अच्छा, वो जो फाइब्रोमाइल्जियाज हैं दे आर ट्रीटेबल, सो आप उनको डायग्नोज कर सकते हैं। हर वो खातून जो बेचारी शोर मचा रही है कि मेरी कमर में दर्द है, मेरे दोनों कंधों के दरमियान मसल्स में पेन है, तो देयर इज़ ए रीज़न, पेन की वजह भी हो सकती है और वो ट्रीट भी की जा सकती है। सो प्लीज़ हर घर की खातून को लाइटली ना लें। अगर वो ठीक है, वो खुश है, तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं जो हमें पेन हमारी बॉडी में मसल्स में खासकर जो है वो तकलीफ का बाइस बनती हैं? सबसे पहले तो हमारे आजकल हमें आदत ही नहीं रही डेयरी प्रोडक्ट्स लेने की। हम में से कितने लोग हैं जो रोज़ाना दूध पीते हैं, कितने लोग हैं जो रोज़ाना बाकायदगी से दही खाते हैं या कोई मक्खन लेते हैं, कोई भी, बहुत थोड़े लोग हैं। ये चीज़ें डेफिशिएंसी क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये अल्लाह ने बनाई है कि वो चीज़ें वो हैं जो आपके मसल को स्ट्रेंथ देती हैं। फिर धूप में जाना, विटामिन डी, विटामिन सी, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपके मसल्स को और आपके बोन्स को वो देती हैं। अच्छा, आजकल के मौसम में अगर आप पूछें तो क्या चाहिए, फ्रूट ज़रूर, ड्राई फ्रूट जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, जो मिल जाए वो बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पे मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ, अगर आप सिर्फ 2 अंजीर रोज़ाना खा लें तो आपके बहुत सारी विटामिन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेफिशिएंसीज 1-2 अंजीरों से ठीक हो सकती हैं। अब आप ये सोचें कि हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते में अंजीर की एक भी चीज़ खाई हो, और वो महंगी भी नहीं होती। आप महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स लेने की ज़रूरत नहीं, जो अवेलेबल है वो लें, ताकि उससे भी आपकी बॉडी डेफिशिएंसीज ठीक होती हैं, मसल स्ट्रेंथ बेहतर होती है, एनर्जी बेहतर होती है, और आपका जो ओवरऑल मूड, मोरल, ये सारा कुछ इससे बेहतर हो जाता है। बैलेंस डाइट का तो बहुत अहम किरदार हुआ। फिर इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी में और जो तकलीफ हमें ट्रिगर कर जाती हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आकर, तो अगर हम अच्छी रिच डाइट ले रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी डिफिशेंसीज जो हैं वो इससे नहीं बढ़ेंगी, और उसको चेक करवाना भी डॉक्टर साहब प्रॉपर बेहद ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर लोग शिकायत करते हैं पैरों की तली में जो तकलीफ़ हो जाती है, थकावट की वजह से होती है, या वो भी इंडिकेट कर रही है कि बॉडी में किसी मिनरल या विटामिन की डिफिशिएंसी है? ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि पैरों में जो तकलीफ़ है वो यूरिक एसिड की डिफिशिएंसी हो, उससे भी हो जाती है, और अगर आपके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है उससे भी हो जाती है। और ख़ास तौर के ऊपर जो लोग जिम इस्तेमाल कर जिम में जाते हैं, और वो ख़वातीन जो जूते मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल करती हैं, उनको एज ए पेन स्पेशलिस्ट मैं कहूँगा, लोगों को यही नहीं पता कि हमें जिम जाने के लिए, वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए हम सब के जूते अलग हैं। अच्छा, वो लोग जो हील्स इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में जूते मुख्तलिफ पहनते हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो ध्यान रखें। आजकल, और ख़ास तौर पे आजकल के जो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं जो आजकल के सैंडल्स और स्लीपर्स चल रहे हैं, जिनके नीचे बिल्कुल वो एड़ी नहीं होती, दे आर वेरी फ्लैट, दे कैन कॉज पेन। एक नेचुरल पोस्चर है पाँव का, अगर आप उसमें थोड़ा सा उसको कुशन रखेंगे तो दर्द नहीं होगी। तो जो बिल्कुल फ्लैट जूते हैं वो अगर ज़्यादा देर पहन के रखेंगे तो उससे भी पेन हो सकती है। सो एबनॉर्मल सेंसेशन कोई भी हो वो ठीक नहीं है। अगर आपका जूता चेंज करने से दर्दें ठीक हो सकती हैं तो फिर और लंबे चौड़ी दवाइयाँ, यानी कि जो मेजर कॉज है उसमें वो जूते की गलत सिलेक्शन का होना है। शुरू करें, उसके बाद ठीक नहीं होती तो फिर डेफिशिएंसीज हैं, चाहे वो यूरिक एसिड है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, मसल का गलत इस्तेमाल है, एंगल का गलत इस्तेमाल है, ये तमाम चीज़ें पेन कर सकती हैं। उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं, उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ जो चाहे वो MRI है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड वो करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बच्चों के हवाले से भी सवाल करना चाहूँगी, खासकर जो न्यू बॉर्न्स होते हैं और जो थोड़े से वो बच्चे खासकर जिनकी गर्दन ठहरी नहीं होती है, और घर में अगर और बच्चे भी मौजूद होते हैं, उनको भी पकड़ने का शौक़ होता है और अपनी मोहब्बत और शफ़क़त में कर रहे होते हैं, ऐसे में बच्चे की गर्दन पे एक ख़ास तरह का जब जर्क आता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खसली का पड़ जाना, कहा यह जाता है कि उससे बच्चे को काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये कितनी पेनफुल है और इसको ट्रीट फिर किस तरीके से करना है? जर्क नहीं आना चाहिए, ये बात याद रखें। ठीक है। बच्चों की हर चीज़ बेहद सेंसिटिव होती है, आपके सारा जो ब्रेन का सिस्टम है गर्दन में से ही गुजर के जा रहा है। सो एनी इंजरी कैन कॉज हिम और हर लाइफ टाइम डेफिशिएंसी।
इसलिए बड़ी मेहरबानी लाड एक जगह, प्यार मोहब्बत एक जगह। ये याद रखें कि जब जर्क लगता है तो वो ख़ास तौर के ऊपर हमारी नर्व्स जो बाजू में जाती हैं, वो चीज़ें जो गर्दन से या सर से नीचे आ रही हैं, एनीथिंग कैन गेट डैमेज्ड। सो इसलिए बच्चों को बड़े प्यार मोहब्बत से हैंडल करें। अगर आपके लाड में दूसरे बच्चे या कोई और बुज़ुर्ग उनको इस तरह से डील कर रहे हैं जिसमें बच्चे को जर्क्स आ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और मसल पेन तो अक्सर हो जाती है बच्चों को, लेकिन अगर कोई झटका खुदा ना खास्ता लग गया तो ये सारी उम्र के लिए एक मसला बन सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। खासकर जो सर्दियों से पेन रिलेट कर रही होती है उसमें अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, मुनासिब वर्जिश का करना, दिन में अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन रिच डाइट और डिफिशिएंसीज आपकी बॉडी में ना हो उसका प्रॉपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ है तो आपको फिर अपने एक्सपर्ट या प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू और सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।